खबरों का। नोएडा में सैलरी को लेकर पुलिस और मजदूरों की भिड़ंत, प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़ आगजनी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, नोएडा में कई जगह लगा जाम। पवन खेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, तेलंगाना हाईकोर्ट से मिले राहत के खिलाफ अपील, सीएम हेमंत की पत्नी पर पवन खेड़ा ने लगाए थे गंभीर आरोप। दिल्ली में पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को किया संबोधित, पीएम बोले महिला सुरक्षा के लिए कानून में किए बदलाव, विकसित भारत के संकल्प को करेंगे पूरा। बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज, सीएम नीतीश कुमार कल दे सकते हैं इस्तीफा। अमेरिका आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर करेगा नाकेबंदी, कच्चे तेल की कीमतें फिर हुई $100 के पार। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की। दूसरी खबर में बात करेंगे नोएडा में कर्मचारियों ने क्यों बवाल मचाया। तीसरी खबर में बात करेंगे बिहार में सरकार गठन की तैयारियां कैसे तेज हो रही हैं। चौथी खबर में बात होगी कैसे पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी हैं। और आखिर में बात करेंगे होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को आज पीएम मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा पर सरकार के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य हैं और इनके समाधान के लिए कानून में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। यह निर्णय अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा। जो लाखों महिलाएं काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके पास ग्रासरूट लेवल का बहुत समृद्ध और लंबा अनुभव है। वो अब और बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और तत्पर भी है। मैं मेरा अपना निजी अनुभव बताता हूं। ये सामर्थ्य क्या होता है। मैं 2001 में नया मुख्यमंत्री बना। मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था सरकार चलाने का, शासन व्यवस्था का। एक प्रकार से मैं नया व्यक्ति था। शायद 2002 या 2003 की घटना होगी। हमारे एक विधायक मेरे पास आए, बोले मेरे क्षेत्र में एक गांव की पंचायती की बहनें आपको मिलना चाहती हैं। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आणंद डिस्ट्रिक्ट का इलाका था जहां सरदार साहब का जन्म हुआ था। तो मैंने कहा भाई, उनको पंचायत का कोई काम होगा तो पंचायत मंत्री को मिला लीजिए होगा। नहीं, बोले साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? तो बोले पंचायत में सबकी सब मेंबर महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मेंबर ही नहीं है हमारी पंचायत में। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले गांव वालों ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी सब महिला, कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ा था।
महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसको लेकर हमारी सहयोगी अपराजिता ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जहां एक तरफ महिला आरक्षण को लेकर के देश की राजनीति गर्म है, वहीं केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक कदम तो विपक्ष जो है प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे विपक्ष की इस पर क्या राय है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस एक तरफ महिला आरक्षण का समर्थन भी करते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है। क्या ये राजनीतिक विरोध है सिर्फ? आपने CWC की ब्रीफिंग सुनी थी, आपने सोनिया जी का आर्टिकल पढ़ा होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने किया है सर्कुलेट। आपको कहाँ से कांग्रेस का विरोध दिख रहा है? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या मैंने महिला आरक्षण का विरोध किया है? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए। मैंने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, मैं तो चाहती हूँ महिला आरक्षण हो। और हमारा तो ये मानना था कि 2023 सितंबर में, आज से 30 महीने पहले जब महिला आरक्षण लाए थे, तो बिना किंतु परंतु अपितु के लाना चाहिए था, कोई शर्तें नहीं लगानी चाहिए थी। हमने तब भी ये कहा था, हम आज भी ये कहते हैं। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं वो महिला आरक्षण नहीं है, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, वो तो सेटल हो चुका है, वो तो होगा ही होगा। आज मुद्दा परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो फ्लॉड तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से परिसीमन करना चाह रहे हैं, 2011 के सेंसस पे करना चाह रहे हैं। आपको कैसे पता कहाँ पर SC ST की सीट रिजर्व होनी चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा OBC महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कहाँ होना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कहाँ की आबादी कितनी है? असलियत यह है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसमें खोट है, और उसी से हमें दिक्कत है। आप डिलिमिटेशन महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मत करिए, मुद्दा परिसीमन है। जो नॉर्थ साउथ की डिवाइड आप क्रिएट कर रहे हैं वो करने का काम मत कीजिए। अभी हमने देखा कि आपने जिक्र किया था कि ये बंगाल वगैरह का जो चुनाव है उसकी वजह से 3 दिन का सत्र रखा है, वही यूपी का अगर चुनाव होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों कहा था? 16, 17, 18 तारीख को बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, बीचों बीच क्या रखने की जरूरत थी? आप 19 अप्रैल के बाद क्यों नहीं रख सकते थे? आप 10 अप्रैल के तुरंत बाद क्यों नहीं कर सकते थे? आप 3 अप्रैल के पहले क्यों नहीं कर सकते थे? बीच चुनाव में आपने क्यों ये सत्र रखा है? जो 42 सांसद बंगाल से आते हैं, जो 39 सांसद तमिलनाडु से आते हैं, जो सारा सीनियर लीडरशिप प्रचार करती है, उनके हक को आप क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपका सुपड़ा साफ होने वाला है इन प्रदेशों में, आप ठन गोपाल होने वाले हैं यहाँ पर। असलियत यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो मंशा है, जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो डिलिमिटेशन करने की, वो खुल रही है और उसकी कलई हम खोल रहे हैं। मैम, हमने साजिया जी से बात किया, बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कांग्रेस जो है कभी से भी महिलाओं को आरक्षण देने के उसमें नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा और राजनीतिक पैतरा है। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं, कोई बीजेपी प्रवक्ता की आप बात कर रही हैं, उनके अंदर धेले के बराबर की अकल नहीं है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट जो है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके चलते पंचायती राज में 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिला। आज 15 लाख से ज़्यादा चुनी हुई निर्वाचित महिलाएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी जब आरक्षण की बात करती थी तो यही भाजपाई उसका विरोध करते थे, यही भाजपाई आरक्षण नहीं होने देते थे महिलाओं के लिए। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन है, उनका कितना अल्प ज्ञान है। तो अभी आपने सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के फेवर में है, उसके विरोध में नहीं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है, और ये जो सत्र रखा गया है, विशेष सत्र 3 दिनों का, वो सही नहीं है कहीं से भी, और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी से भी हमारी सहयोगी अपराजिता ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के देश की राजनीति काफी गर्मा गई है। ऐसे में जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष की बात कर ले, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, तो उन्होंने इस पर अहम सवाल उठाया है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज में। शुक्रिया। मैम, जहां तक हम देख रहे हैं, महिला आरक्षण बिल को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठाया और कहा गया है कि विपक्ष को ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, विपक्ष के बिना सहमति के बुलाया गया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है, और देश की सारी महिलाएं, वो सब पुरुष जो महिलाओं के लिए नेक सोच रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटियां और उनकी बहनें आगे बढ़ें, तो मैं उन सबको बधाई भी देती हूं और ख़ुद प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया भी कहती हूं। हम लोग इतने आभारी हैं
रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी की या सोनिया गांधी जी की, कितनी शर्म की बात है। एक तरफ तो वो महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी जो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ एक ऐसा बिल जो 30 साल से लटका है, कांग्रेस सरकार इतने सालों तक जिसे पार नहीं करा पाई, लगातार कहती रही कि कराएंगे, महिलाओं के साथ हम खड़े हैं, लेकिन सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आज मोदी जी ने इसको मिनटों में इसको जारी किया है और ये बाकायदा एक्ट बन गया है, और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कितनी जल्दी इसकी पूरी एक समय रेखा सबको दे दी है। क्या सरकार के पास कोई स्पष्ट टाइमलाइन है कि ये जो 33% आरक्षण है ये विधानसभा और संसद में महिलाओं को कब मिलेगा? जी, बहुत ही स्पेसिफिकली इसके बारे में कहा गया है, और अगर आप स्पीच भी सुनती हैं और आर्टिकल्स भी देखती, तो क्योंकि पार्लियामेंट को भी बड़ा करना है और 33% भी देना है, तो परिसीमन डीलिमिटेशन होगा, तो देखा जाएगा कितनी संख्या बड़ी है वहाँ पे, और उसके अनुसार कास्ट सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद बाकायदा सीट्स को 1/3 के हिसाब से रिज़र्व किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग तरीके होंगे, जाहिर है कोई भी सीट परमानेंटली विमेंस की नहीं हो सकती है, तो ये रोटेट किया जाएगा इस सिस्टम को, और जैसे ही डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ही इस पूरी क्रिया को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा मैम कि जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उस पे विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, असल में महिलाओं को बढ़ाने का इनका मेन मोटिव नहीं है। देखिए, विपक्ष लगातार ये राजनीति रही है, और चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, या फिर बात हो अब सारी देश की महिलाओं की, वो चाहते नहीं है कि महिला आगे बढ़े, और सारी जो बातें हैं जो लगातार सोनिया गांधी और उनका परिवार करता आया है, तो सब बेमानी होती हैं, और ये उन्होंने प्रूव कर दिया है इस बिल के खिलाफ, ना सिर्फ आर्टिकल्स लिखकर बल्कि साफ तौर पर बोलकर कि ये राजनीति के लिए है। जब आप बात कर रहे थे इसकी और बार बार इस सवाल को उठा रहे थे और अपनी मंजूरी दे रहे थे इस एक्ट पर, तब आपने ये नहीं सोचा अब इस वक्त इस मौजू को उठाने का क्या मतलब है? यानी कि आप अंदर से तो हैं, चाहते नहीं है महिला आगे बढ़े, झूठ मूठ दिखाने के लिए आप बोल रहे थे। तो हाथी के दांत कितने खाने के हैं, कितने दिखाने के हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अभी आपने साजिया इल्मी जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे महिला आरक्षण पर जो सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की है, या फिर सरकार ने जो महिलाओं को आरक्षण देने की बातें बोली हैं, उस पर अपनी स्पष्टीकरण दी है, और साथ ही कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजी पर भी खुलकर इन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और इसीलिए वो इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर रही है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली। तेलंगाना बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता रानी रुद्रमा रेड्डी क्या कुछ कह रही हैं महिला आरक्षण को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात जब से शुरू हुई है, तब से देश भर में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है तेलंगाना की स्टेट स्पोक्सपर्सन रानी रुद्रमा रेड्डी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है, उसको वो किस तरीके से देखती हैं। पहले तो मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार जो है 33% आरक्षण की बात कर रही है महिलाओं को, तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है, और अगर इसमें अभी समय है तो अभी इसके घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से भटकाने की प्रक्रिया है? समय कहाँ है महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए? समय नहीं है। हमारा देश को स्वतंत्र आने के बाद अभी 75 इयर्स हुई। कांग्रेस पार्टी 60 इयर्स में गवर्नमेंट में थी, लेकिन वो महिला आरक्षण बिल लाने के लिए उनको मन नहीं थे उनको। अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी जी और उनका गवर्नमेंट महिला आरक्षण बिल लाने के लिए ज़्यादा प्रयास किया। हर पार्टी को नरेंद्र मोदी जी पर्सनली रिक्वेस्ट किया। 2023 सितंबर में वो महिला आरक्षण बिल पास हुए। 1971 में
पहले वो महिला आरक्षण बिल का डिस्कशंस होने के बाद 1996 तक वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुई। 1996 में एक पहले बार वो बिल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम में भी, वो पीरियड में भी वो महिला आरक्षण बिल का वो बिल पास नहीं हुई। सो उनका कमिटमेंट नहीं है महिला आरक्षण बिल लाने के लिए। बट हमारा पार्टी 2014 का मैनिफेस्टो में वो लिखिया, 2019 मैनिफेस्टो में वो लिखिया। सो महिला आरक्षण बिल लाने के लिए प्रयास किया, महिला आरक्षण बिल पास भी हुई। अभी उनको लागू होना है। सो उनको लागू होने के लिए आज हाँ, इस मंथ में 16 से 18 तक पार्लियामेंट में वो चर्चा करेंगे। चर्चा होने के बाद वो लागू भी हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई पक्ष और विपक्ष की बात, लेकिन आप भी चूंकि एक महिला हैं और पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में जो ये 33% आरक्षण देने की बात जब से महिलाओं को की गई है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आप इसमें कुछ ऐसा बदलाव या अपना कुछ वैसा एजेंडा जोड़ना चाहती हैं जो आप बताना चाहती हो कि इसमें और ऐड होना चाहिए? क्योंकि अलग से विपक्ष जो है ओबीसी और एससी को भी आरक्षण देने की बात को उठाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? या डेफिनेटली, यू नो, महिला, सारे महिला को, ये देश में सारे महिला को, सारे वर्ग का महिला को, सारी स्टेट्स का महिला, विभिन्न, हमारा देश है, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न डिफरेंट कल्चर है। सो विभिन्न प्लेसेस में, डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट वुमेन विल कम। सो एवरी वुमेन शुड गेट देयर पोर्शन। सो एससी वुमेन, एसटी वुमेन ऑलरेडी उनको वो रिजर्वेशन है। सो ये आरक्षण बिल में भी उनको रिजर्वेशन आएंगे। सो और ओबीसी वुमेन को रिजर्वेशन इशू में भी, सो ओबीसी वो जनरल कोटा आने के बाद वो ओबीसी वुमेन को भी वो रिजर्वेशन मिलेंगे। हम वी हैव टू वेट एंड सी। तो आपने अभी सीधे तौर पे रानी जी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे महिला आरक्षण बिल जो लाने की बातें की जा रही हैं उसका समर्थन दिया, और ये भी बताया कि जैसे हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार का है, डाइवर्सिफाइड है हमारा कंट्री, तो ऐसे में हर एक संस्कृति के लोगों को मौका मिले, हर एक आरक्षित वर्ग को मौका मिले, और उसकी कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस के समय की जहां तक बात है, तो कांग्रेस को इसको लाने में असमर्थ रही थी, और यही वजह है कि अब जब मोदी जी के राज में इस बिल को लाया जा रहा है तो कांग्रेस इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। कैमरामैन के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से। नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में हुजरी कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक में मजदूरों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। मजदूरों ने पुलिस की वैन को तोड़ डाला, साथ ही उन्होंने कंपनी में भी तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, साथ ही पीएसी भी तैनात है। प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 3 दिनों से जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर वो उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी क्या मांगे हैं, आखिर क्यों इनकी मांगे प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, ये सारी बातें जानने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से काम करने वाले लोग मौजूद हैं। क्या मांगे हैं, क्या समस्या है कि जो आपको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? मैम, सैलरी बहुत कम है और महंगाई इतनी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई, फीस और किराए को लेके, और सैलरी बहुत कम है। सैलरी बहुत कम है। कहाँ काम करती हैं? ये भी करते हैं। क्या काम करती हैं? हार्नेस वगैरह बनता है, असेंबली करते हम लोग। क्या मांग है, क्या समस्या आ गई है जो आपको सड़कों पे उतरना? सैलरी बढ़ानी है, सैलरी कम है। कितनी सैलरी मिलती है? 10,000। 10,000। क्या चाहते हैं आप? सैलरी बढ़ानी है, सैलरी बढ़ानी है। 25,000। 25,000 कितने घंटे के? 8 घंटे के। 8 घंटे के 25,000। अच्छा, बात हुई, किसी से बातचीत हुई आप लोगों की? किसी अधिकारी? नहीं हुआ, हाईवे नहीं किया, कोई आया ही नहीं? कोई नहीं आया। 3 दिन से आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई बड़ा आदमी, कोई अधिकारी आप लोगों से बात करने आया? जी नहीं कोई नहीं आया। 12 घंटा को 12 घंटे खड़े रहते हैं। 12 घंटा। क्या चाहते हैं आप लोग? पैसा बढ़ाओ, सैलरी। 8 घंटा ड्यूटी करे, 20,000 सैलरी होना चाहिए। 20,000 सैलरी होना चाहिए। 20,000 में हमारा तबे तो गुजारा होगा। सिलेंडर महंगा,
हर चीज महंगी है। क्या करेंगे 10,000 में हम लोग? बच्चे पालेंगे 10,000 में? लेकिन ओवर टाइम का तो मिलता है ना। हाँ, ओवर टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता। संडे मंडे लगाती हूँ तो नहीं मिलता उसका भी। 12,000 आता है, पूरे फुल ड्यूटी करते हैं तो। आप कितने साल के हो? 18 साल प्लस। 18 साल के हो। और ये बताइए, किसी अधिकारी ने कोई बातचीत की आपसे? बातचीत करी है, चार वगैरह कोई नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन ने तो बताया कि आप लोगों से आश्वासन दिया है, आश्वासन मिला है आपको? कोई नहीं आया है। बात क्या, महंगाई इतनी दौड़ रही है, इसलिए क्या हुआ 10 में ये 12 घंटे 10,000 दे रहे हैं। हाँ 10,000 दे रहा है, इसमें भी काट ले रहे हैं पैसा, रोटी काट ले रहे हैं, ड्यूटी काट ले रहे हैं इसमें भी। अच्छा, अभी भी अगर बात नहीं मानी गई तो क्या सोचा है? हमने सोचा हड़ताल करेंगे अपने। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में गाड़ियां जला रहे हो, पत्थरबाजी हो रही है, ये क्या सही है? नहीं ये तो गलत है, ये गलत है। मानते हैं, इन्हें भी सुनना चाहिए कि बंदे कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है, कितना महंगा है, ये सोचते नहीं है। बंदे के वैसे काम करते जा रहे हैं। मैडम, ये जो दंगा मारपीट करने वाले हैं, अगर 100 बंदे हैं तो उसमें 5 बंदे कहीं बाहर से आ रहे हैं। अगर उन्हें उद्र मचाना है तो कर रहे हैं, वो नहीं है। जो श्रमिक है वो अपना शांति से आंदोलन कर रहा है। हरियाणा सरकार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही करना चाहिए कि 20,000 सैलरी यहाँ भी की जाए, जैसे वहाँ 35। क्या लगता है, आप श्रमिक लोग, आपको नहीं लगता कि जो दंगेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधी लोग भी आप लोगों का धारा बना रहे हैं? ये दंगेबाजी ये हो सकता है, लेकिन इसके विषय में हमें गलत बात है। ये दंगेबाजी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग श्रमिक लोग हैं। अरे आदमी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और क्या। देखिए, आपको बता दें, अभी हमने यहाँ पर श्रमिकों से बात की है जो 8-8 घंटे काम करते हैं। इनका कहना सिर्फ इतना है कि हम विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, हमारे 8 घंटे की हमें 25,000 रुपए सैलरी दी जाए। जिस तरह से हरियाणा सरकार में मजदूर और श्रमिकों को वेतन मिलती है, उसी तरह से हमारी वेतन को बढ़ाया जाए ताकि हम भी अपने घर का पालन पोषण कर सके। लेकिन वही आपको बताया, गौतम बुद्ध नगर में जहाँ जिस तरह से दंगे सामने आ रहे हैं, उन दंगों पर इन श्रमिकों का कहना है कि वो दंगे कहीं ना कहीं इन श्रमिकों का सहारा लेकर बाहरी लोग कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाकी ये आंदोलन और कितने लंबे समय तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिर प्रशासन इनकी मांगों को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीएनपी न्यूज। मैं जू श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ नोएडा। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव अब लगभग तय माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पटना स्थित लोक भवन में होगा, जहां नए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को शपथ दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद शाम को 4 बजे तक सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसमें खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। पूरा मामला तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देते हुए 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंजूर की थी। हाईकोर्ट का उद्देश्य खेड़ा को इतना वक्त देना था कि वे संबंधित निचली अदालत में जाकर अपनी नियमित जमानत याचिका दायर कर सकें। असम सरकार का तर्क है कि पवन खेड़ा के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और उन्हें इस तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका आज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समय के मुताबिक शाम को 7:30 से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री को रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस कोशिश में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।